दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो सिचुएशन आपके सामने है, सिचुएशन काफ़ी वीक है। आज के दिन तो मार्केट के अंदर हाई तोबा मचा हुआ था, मतलब मार्केट में मार्काट होती हुई देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ लाल निशान में जाकर बंद हो चुका है। कोई भी दोस्तों आज मेरे हिसाब से बच नहीं पाया होगा, क्योंकि सेक्टर्स में भी आप देखोगे तो सब कुछ लाल है। इंडाइसेस की बात करें तो सब कुछ लाल है। मे भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियोज के अंदर भी लाल निशान आपको दिखाई दिया हो। कोई बचा है, किसी का पोर्टफोलियो प्लस में आके बंद हुआ है, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस लाली के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों बाजार इतनी बुरी तरह से गिर गया। इस तरह की सिचुएशन में इन्वेस्टर्स किस तरह की स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे, मेरा क्या व्यू है बाइंग सेलिंग को लेकर, और भी कुछ डेटा है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ में। देख सकते हैं 260 पॉइंट नीचे है, 1.34% की मंदी है। बैंक्स को देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी गिरावट है निफ्टी की तरह। मिड कैप को देखोगे तो इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है, 1061 पॉइंट नीचे, 2.66% की मंदी है। स्मॉल कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरा है, सबसे ज़्यादा पिटा है स्मॉल कैप, 3.5% के साथ में नीचे है। तो बेसिकली दोस्तों आज के दिन बाजार तरीके से गिरा है, प्रॉपर तरीके से गिरा है। इसका मतलब यह है कि होता क्या है, जो डिफेंसिव कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, वो कम गिरती है। मिड कैप कंपनीज थोड़ी ज़्यादा गिरती है लार्ज कैप के कंपैरिजन से। स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ी गिरावट होती है, तो वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। लार्ज कम गिरे हैं, मिड ज़्यादा गिरे हैं, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरे हैं। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करके चलता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज कैप में लार्ज इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप में मीडियम इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आपने भी ऐसा किया है तो बैलेंस हुआ होगा, बाकी तो कमेंट आप कर ही दोगे कितना गिरा है। अब इसमें आप देखिए दोस्तों, आज के दिन गिरने वाले स्टॉक्स काफ़ी हाई थे, 1930 स्टॉक्स गिरे हैं, 137 स्टॉक्स जस्ट तेज है। और ये जो तेज भी थे ना, ये कुछ 1-8% के आसपास तेज थे। तो टोटल बाजार नीचे ही बंद हो चुका है। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस आपके सामने, सब कुछ लाल है, कुछ भी हरा नहीं है। जो कम गिरा है वो निफ्टी एफएमसीजी है, डिफेंसिव सेक्टर है, फाइनेंस में कम गिरावट है बाकी के कंपैरिजन में। अगर मैं सबसे बड़ी गिरावट की बात करूँ तो वही सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पिटे हैं, जो कुछ समय में सबसे ज़्यादा उछल रहे थे। यानी मीडिया आप देख सकते हैं, जब भी हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करते थे तो मीडिया सबसे ऊपर आता था, बट अभी के समय सबसे नीचे है। सरकारी बैंक्स की हालत टाइट है, मेटल नीचे है, रियल्टी नीचे है, ये सब चल रहे थे। तो यहाँ पे पैसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे एफआई की तरफ से, लिक्विडिटी काफ़ी शानदार थी। बट ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान में रखो कि बाजार में शॉर्ट टर्म में कुछ भी परमानेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म में तेजी भी परमानेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म में गिरावट भी परमानेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म में ठीक है, चलो आपको पता ही है, इंसान हो या बाजार हो, एंड में जाना ऊपर ही है, तो वो बात अलग है। बट शॉर्ट टर्म में कभी भी किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में तेजी को देखकर इन्फ्लुएंस होकर निवेश नहीं करना है, फोमो बाइंग नहीं करनी है। अब ये चीज़ मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा था, और भी कुछ चलो डेटा है जो कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो बाजार में गिरावट आने के पीछे के 5 प्रमुख कारण आपके सामने हैं, जो कि कल भी हमने डिस्कस किए थे। कल एक वीडियो मैंने किया था जिसमें आपने देखा होगा कि बाजार गिरने के चांसेस काफ़ी हैवी है, उसके अंदर ये रीजंस हमने कवर किए थे। पहला जो इंपॉर्टेंट रीज़न है, इजराइल हमास वॉर। अब ये जो एस्केलेशन है, ये कंटिन्यूसली, मतलब जो एस्केलेशन है वो हो चुकी है, ये वॉर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब भी होती है, तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है, प्रेशर आता है बाजार में, इक्विटी से पैसा निकलता है, तो वही चीज़ आप इसमें देख पा रहे हैं। सेकंड जो रीज़न है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, करेंसी रुपीज़ डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से भी आप पैसे निकलते हुए देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, एफआई डॉलर से रुपीज़ में इन्वेस्ट करती है, रुपीज़ से पैसे निकाल के डॉलर में खर्च करती है। तो रुपीज़ में अगर उनको रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, तब भी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो फिर उसके बाद में उनको पैसा कम मिलेगा। तो वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। तो एफआई की तरफ से पिछले कुछ समय में कंटिन्यूसली बिकवाली हावी है, तो वो चीज़ आपके सामने है। इन्फ्लेशन सबसे बड़ी दिक्कत है। इजराइल हमास का जो वॉर है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से सबसे बड़ी दिक्कत हमको है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम, हमारी जो भी आवश्यकता है क्रूड ऑयल की, उसका 85% पार्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। तो वो महंगा होगा तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई हो गए, तो उसकी वजह से कोई कंपनी बच नहीं पाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो एफआई सेलिंग, जो कि चलो हम देख चुका है पिछले कुछ समय में, कंटिन्यूसली एफआई की तरफ से बिकवाली है। इसके पीछे का रीज़न भी कल हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सेफेस्ट एसेट क्लास है यूएस बॉन्ड, उसमें अगर किसी को 5% रिस्क के बिना इस माहौल में रिटर्न्स मिलते हैं, तो वहाँ पे पैसे शिफ्ट होते हैं। तो वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट जो रीज़न है
वो अर्निंग्स है। अर्निंग्स भी आप देखोगे तो इस बार जो अर्निंग्स है इतनी कुछ खास अच्छी नहीं आ रही है, एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पा रही है। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने नंबर्स को एक्सपेक्टेशन से नीचे दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया नंबर्स के हिसाब से, कोटक ने थोड़ा सा वीक किया था, डीमार्ट के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब थे। तो ये भी एक रीज़न है कि एफआईज़ को लग रहा है कि चलो थोड़े पैसे निकालो क्योंकि नंबर्स वीक आ रहे हैं। अब ये चीज़ दोस्तों हमने भी डिस्कस की थी, आपको याद हो तो, कि Q1 से लेकर Q1 से लेकर Q2 में स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए थे विदाउट अर्निंग्स। Q1 के अंदर भी इतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं थी, लेकिन Q2 के लिए फिर वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है जब स्टॉक्स बिना मतलब ऊपर चलते हैं। तो वही चीज़ थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्निंग्स को देखें तो थोड़ा बेटर होगा, अर्निंग्स के बाद में स्टॉक्स नीचे मिलने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो वही चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। प्लस दोस्तों अगर अभी मैं डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को देखूं तो फ्यूचर्स अच्छे नहीं है, आधे % के आसपास का फॉल है। तो जो कारनामा अभी हमने देखा हमारे बाज़ार के अंदर वो शायद यूएस के अंदर भी शाम को अपन देख पाएंगे। तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि बाज़ार गिर सकता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। सेकंड दोस्तों हमने आपको पता होगा ये भी, अब जैसे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे अभी के समय कि है जो स्टॉक्स हैं बेस्ट स्टॉक्स ऑन सपोर्ट या बाय वाले जो स्टॉक्स होते हैं जो सपोर्ट पे होते हैं उसके वीडियो नहीं आ रहे। तो उसके वीडियो नहीं आने के पीछे का रीज़न एक ये भी है कि एक आपको मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे पिछले संडे को हमने डिस्कस किया था कि इस समय इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करेंगे काफ़ी ध्यान से, काफ़ी आराम आराम से, और दूसरी तरफ हम ऐसे वीडियोस करें तो वो थोड़ा सा मैच नहीं होता है। लेकिन ठीक है चलो, अब बाज़ार नीचे आ चुका है, थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो वैसे वीडियोस आपको मिलेंगे जिनमें स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है। क्योंकि जब दुनिया डरती है वहाँ पे अपन बाय करते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। सेकंड आप देखोगे तो हमने ये भी डेटा डिस्कस किया था काफ़ी बार कि अक्टूबर का जो महीना होता है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मार्केट क्रैशेस मैक्सिमम आपको इसी महीने दिखाई देते हैं। आपको याद होगा तो नीचे कमेंट के अंदर अक्टूबर लिख के यस कर देना ताकि मुझे पता हो कि आपको याद है। और वो चीज़ भी आप देख सकते हैं, अक्टूबर का महीना है, मैं उसको रिलेट तो नहीं करूँगा लेकिन चलो ठीक है, जब हमारे पास में डेटा होता है तो हम क्या होता है थोड़ा सा पहले ही चीज़ों को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी कम एक्सपेक्टेशन हमारी होगी रिटर्न्स की बाज़ार से, उतनी कम डिसअपॉइंटमेंट्स हमको मिलेगी। तो सारे डेटा है उसके हिसाब से हमने बातचीत की थी। सेकंड आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इनकी याद आ गई होगी। बिग शॉट जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी, डॉक्टर माइकल बरी, जिन्होंने ये डेटा दोस्तों कब का है, अगस्त 15 का है। अगस्त 15 में हमने डिस्कस किया था कि 1.6 बिलियन डॉलर्स की शॉर्ट पोजीशन बनाई है S&P 500 के लिए, नैस्डैक 100 के लिए। इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन पता ही होगा आपको, शॉर्ट पोजीशन मतलब S&P 500 नैस्डैक 100 यानी यूएस का बाजार गिरेगा तो इनको फ़ायदा मिलेगा, अगर ये बाज़ार ऊपर जाएगा तो इनको नुकसान होगा। तो उन्होंने बैट किया था बाज़ार के क्रैश होने के लिए। तो अब यहाँ पे वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रैश होगा, क्या होगा वो आगे चल के दोस्तों वक्त बताएगा, जस्ट हम डेटा देख रहे हैं ताकि अपने को आइडिया हो कि बाज़ार में भी चल क्या रहा है, उस हिसाब से अपन डिसीजन उस हिसाब के ले पाए। प्लस दोस्तों अगर हम इनके बारे में और भी डेटा डिस्कस करें जिससे अपने को जानकारी मिलेगी कि पिछली बार किस तरह से जो 2008 का क्राइसिस था इन्होंने उसको कैपिटलाइज किया था, उससे प्रॉफिट कमाया था। तो देख सकते हैं ये इनकी एज क्या है या जो सन ऑफ बर्थ है वो क्या है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सेकंड आप देखोगे तो इन्होंने अपना जो फंड था, जो हैज फंड था, नाम देख सकते हैं, 2000 से स्टार्ट किया था, 2008 तक चलाया था उसको। पैसे कमाने के बाद में बढ़िया पैसे कमाए अपने क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, तो फिर वो फंड बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी क्रिटिसाइज इनको किया गया था क्योंकि जो बहुत ही मतलब रिस्की बैट ली थी उसकी वजह से। तो फिर इन्होंने अपने खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट करना ही शुरू किया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सिंपली दिखाई देगा कि जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया था 2008 की मंदी का, वो जो प्रिडिक्शन था वो दोस्तों 2005 में इन्होंने किया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब प्राइम मार्केट के ऊपर फोकस करना शुरू किया। इनको पता लग गया रियल एस्टेट का क्राइसिस है, जो मॉर्गेज पर जो घर लिए हैं वो रीपेबल नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और वो जो दिक्कत थी दोस्तों, वो दिक्कत निकली थी 2007 में। तो ये मान के चल सकते हैं आप कि 2-3 साल तक जो इन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ, और उसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा था क्योंकि इनको प्रीमियम देना पड़ता था, उसके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस पे करने पड़ते थे, लेकिन एंड में ये सही गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बाकी इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे सही जा सकते हैं। अभी इन्होंने पोजीशन बनाना शुरू किया है,
तो हो सकता है ये कुछ समय बाद सही चले जाए, क्योंकि जो भी अगर मैं डेटा दिखाऊँ आपको, जैसे आज का ही डेटा आप देखोगे 23 अक्टूबर का, या कल का डेटा आप देखोगे, तो इसके अंदर आपको सिंपली दिखाई देगा कि जो मार्केट के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो रिसेशन है वो नेक्स्ट ईयर हिट हो सकता है। मतलब अभी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर इन 2014 और 24 के अंदर ये हिट हो सकता है। तो वही चीज़ आपको इसके अंदर दिखाई देगी। तो दोनों तरह की सिचुएशन आपके सामने है। सो ये चीज़ दोस्तों आपको पता चली चुकी है कि बाजार अनसर्टेन है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है कि आपको कभी न्यूज़ दिखाई देगी कि रेट हाइक कैंसिल हो चुका है, बाजार ऊपर जाएगा, फिर कभी न्यूज़ आएगी विपरीत, बाजार नीचे आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन में जब बाजार ऊपर नीचे है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो नीचे हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो ना नीचे ना ऊपर है, और काफ़ी सारी ऐसी भी कंपनीज़ है जो 200-300% या फिर 3-4 गुना से भी ज़्यादा ऊपर है। तो कोई बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलता है, अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके चलता है, तो उसका फ़ायदा होता है। आप अभी भी देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज़ है, काफ़ी सारे सेक्टर्स जो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इन्वेस्टर अगर जैसे मान लो आप 5 स्टॉक्स भी खरीद के चलते हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है। सजेशन नहीं कि 5 आपको लेने हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं एफसी, आईसी, इसके आगे आई एक जोड़ सकते हैं आप चाहे तो। एफ का मतलब हो गया फाइनेंस, सी का मतलब हो गया कंजप्शन, आई का मतलब हो गया आईटी, सी का मतलब केमिकल, इस आई का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल। अब ये आपका टास्क है, आप कर सकते हैं अपनी ज़ीरोधा की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप क्लिक करोगे किसी भी स्टॉक को, उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स के सेगमेंट में जाओगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको उसका सेक्टर दिखाई देगा। एक सेक्टर आएगा आपका मेजर सेक्टर, उसके बाद में आएगा आपको उस सेक्टर के अंदर किस सेगमेंट के अंदर वो कंपनी है। एग्जाम्पल आप बजाज फाइनेंस को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिनेंस, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंज्यूमर फिनेंस। अगर आप एंजल वन को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिनेंस, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसके थोड़ा सा आगे ब्रोकिंग, लेकिन ले दे के वो फिनेंस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि आपके सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो में किसी सेक्टर में ओवर एलोकेशन तो नहीं है, आपने किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लगा दिया है ना। क्योंकि काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि फिनेंस का मतलब हो गया बैंक्स, एनबीएफसीज, लेकिन अगर आपके पास में ब्रोकिंग स्टॉक्स है, एंजल वन भी है, तो वो भी एक फाइनेंस का ही पार्ट है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। कंज्यूमर भी आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको दिखाई देगी। कंज्यूमर के अंदर कंज्यूमर स्टेपल्स आ जाते हैं जिसमें एफएमसीजीज आती है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं, रिटेल भी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। आईटी के अंदर काफ़ी सारी आईटी कंपनीज है, वो देख सकते हैं। केमिकल में अलग अलग तरीके के केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है, कमोडिटी केमिकल है, तो वो चीज़ देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसके अंदर आपको दिखाई देगी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, ट्यूब्स वाली कंपनीज आप देख सकते हैं, पाइप्स कंपनीज आप देख सकते हैं, वायर एंड केबल वाली जो कंपनीज है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बार चेकआउट करिए कि किसी सेक्टर में आपके पास में कोई ओवर एलोकेशन तो नहीं है। नो डाउट जो सेक्टर भी नीचे है, आई थिंक केमिकल, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्टर ही नीचे है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो इन्वेस्टर्स मौका देख रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों अभी के समय। मेरे हिसाब से काम वैसे ही करना चाहिए, अभी आराम आराम से नंबर्स को देखते देखते, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। काफ़ी समय से कैश होल्ड कर रखा था। जो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे मेरा एलोकेशन कम है, मुझको बढ़ाना चाहिए, जैसे केमिकल सेक्टर, तो वहाँ पे मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, बाकी किसी सेक्टर में कोई भी ध्यान नहीं है। ठीक है, अब केमिकल में कौन सी कंपनी आपको पता ही है। अब टोटल बाजार गिर गया, वो इतना नहीं गिरी कंपनी, तो कुछ हो नहीं पाया। अदरवाइज उसमें आती है कोई गिरावट तो डेफिनेटली मैं उसमें बाइंग करूँगा। बाकी आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके पास में किस विटामिन की कमी है। आपके पोर्टफोलियो में विटामिन सी की कमी है, केमिकल की कमी है, एफ की कमी है, या आई की कमी है। जो भी आपके पास में कमी है, अच्छी कंपनीज देखिए, 20% के डिस्काउंट के साथ में हो, बेटर हो, मेजर सपोर्ट पे हो, बेटर हो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अगर उस हिसाब से ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर देखेगा तो उसको ज़्यादा फिर तकलीफ नहीं होगी और पैसा बनेगा भी। बाकी दोस्तों आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट ईयर रिसेशन आ सकता है या फिर नहीं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो मुझे चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, बाकी आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में प्रोवाइड कर ही दिया है, उसको क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।